जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? लास्ट लेक्चर में ये सवाल हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। इट वाज लिटिल लेंथी क्वेश्चन। दूसरा मुझे साथ में समझाना भी होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेटेस्ट स्टेजेस में हम इंशाल्लाह शॉर्टकट मेथड्स में जाएंगे तो हमारा टाइम कुछ कम लगा करेगा। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में ड्यूरिंग द ड्यू डेट्स ये भी कर लिया था, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट भी कर ली थी। बैंक स्टेटमेंट में से ये जो पैसे आए ये भी एडजस्टमेंट हमने पास कर दी थी। ठीक है जी। रेंट हमने 47 का लिख दिया हुआ है। रेंट नहीं लिखा। रेंट एंड रेट टैक्सेस ये एडजस्टमेंट अभी हमने पास नहीं की। यहाँ पे आते हैं, कहते हैं द ईयर एंड स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट शोज, क्या शो करती है? कस्टमर हैड पेड 400 बाय द बैंक। कस्टमर हैड पेड यानी डेटर ने पे किया बाय द बैंक डायरेक्ट क्रेडिट। द कस्टमर हैज बीन प्रीवियसली रिटर्न ऑन, अच्छा जी, बैड डेट्स रिकवरी इनकम है। इसके लिए हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर ली थी, आई बिलीव सो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वर्किंग्स में हमने कर ली हुई है। बैड डेट्स की नहीं की जी, अदर इनकम्स में नहीं लिखा जी। करते हैं जिसको कहते हैं जी, हमें वहाँ से पता चला कि 400 रुपये बैड डेट रिकवरी इनकम हो गई है। कहाँ से पता चला? बैंक स्टेटमेंट से। तो ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटेंट साहब को नहीं पता चला तो इसकी डबल एंट्री पास करें। एक तो बैंक में डेबिट होगा 400 और दूसरा अदर इनकम्स में लिखा जाएगा। तो बैंक में 400 डेबिट कर दें बैंक अकाउंट, इसमें एडजस्टमेंट दीजिए। बैंक अकाउंट प्लस 400 बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया और अदर इनकम में क्रेडिट बैड डेट रिकवरी इनकम 400 इसमें लिख रहा हूँ। ये मैंने डबल एंट्री कंप्लीट कर दी। क्लियर? दूसरे पॉइंट पे आइएगा, कहते हैं जी डायरेक्ट डेबिट ऑफ 47 फॉर द रेंट। रेंट के पैसे बैंक ने डायरेक्टली पे किए हुए हैं। आपका रेंट है, बैंक को आपने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दी होंगी तो बैंक ने आपके पैसे पे कर दिए हुए रेंट के। तो डबल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करें 47 से। ये है जी रेंट प्लस 47, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। बैंक से पैसे पे हुए हैं तो -47 बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कोई वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डबल एंट्री पास करें, टोटली एक्सेप्टेबल। ये वाली डबल एंट्री हमने पास कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, कहता है जी 7 में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज चार्ज एट 14% पर एनम। It has not been accounted for since the end of June 1996। जून के बाद से अभी तक आपने एक्रू नहीं किया, न पे किया न एक्रू किया। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है उसको एक्रू करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में 6 महीने का इंटरेस्ट आपने एक्रू करना है। लोन की अमाउंट कितनी थी आपकी जी? लोन वाज ₹100,000 था जी। लोन आपका 1 लाख का लोन था। हमने लोन अकाउंट में लिखा होगा करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में। ये 1 लाख का लोन था, 1,000 का लोन है और लोन पे आपने इंटरेस्ट देना है। तो 14% इंटरेस्ट 6 मंथ्स का। इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आ गया। इसमें अब कैलकुलेशन करनी है तो 1000 का लोन था, 14% इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई बाय 6/12। बताइए जी क्या आती है इंटरेस्ट की अमाउंट? $70। तो 70 यहाँ पे ऐड हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, वो करंट लायबिलिटी में आना है। तो करंट लायबिलिटीज में
इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट लिख दें, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 700 रुपीज़। लीजिए मैंने डबल एंट्री पास कर दी। ये भी एडजस्टमेंट आसान थी, इसके भी हमें मार्क्स मिल गए। बेटा क्वेश्चन मिक्स होता है, मिक्स ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 8, द फॉलोइंग अमाउंट्स वर ड्यू। ड्यू का मतलब है कि आपने बेनिफिट ले लिया, हमें सर्विसेज ले ली हुई हैं, ड्यू फॉर पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये अब आपका एक्रूवल्स है। इलेक्ट्रिसिटी आपने बेनिफिट ले लिया, वह पे नहीं किया, डबल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में 500 डेबिट करूंगा, साथ ही करंट लायबिलिटी में क्रेडिट कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 से हमने ये लिखा हुआ जी प्लस 500, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट या एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। से क्रेडिट, डबल एंट्री कंप्लीट। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इजी मार्क्स हैं जी। ये अक्रूवल प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट चेक किया, ये कर लिया आपने। रेंट पे आइए, इसके अलग से नंबर है। रेंट का अक्रूवल, रेंट एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड रेंट क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस में डेबिट करें, प्लस 200 रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड रेंट क्रेडिट, वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। डबल एंट्री पास कर दी आपने डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ये भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, कहता है अब बिल, गैस बिल ऑफ 400 हैज बीन पेड, 400 रुपये का आपने बिल पे किया, विच रिलेट टू 3 months एंडिंग 31 मार्च 1997, अगले साल से रिलेटेड है। 31 मार्च 19, 3 months का, अगले 3 महीने का रेंट शामिल है। तो ये तो प्री पेमेंट्स है, ठीक है जी। गैस का बिल पेड है और उसके अंदर एक्सपेंस में शामिल है, ये है जी रेंट एंड गैस। गैस के बिल के अंदर कुछ पैसे ऐसे शामिल हैं जो अगले 3 महीने से रिलेटेड है, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में से कम करेंगे और उसको प्री पेमेंट में लिखेंगे। तो 400 रुपये से एक्सपेंस कम करें गैस वाला और प्री पेमेंट्स में लिखिए करंट एसेट्स में। तो गैस के एक्सपेंस में से 400 रुपये कम करें, माइनस इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस है, माइनस 400 यहाँ से माइनस किया क्योंकि इस साल का एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस को माइनस कर दिया, कम किया, प्री पेमेंट्स में लिखना है करंट एसेट्स प्रीपेड गैस एक्सपेंस 400, ठीक है जी। 400 रुपये से आपने प्री पेमेंट्स कर दी। इसके बाद देखिएगा जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये भी इजी ट्रांजैक्शन थी, आसानी से आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के या एडजस्टमेंट के अलग से मार्क्स हैं, ये भी कर ले, ये भी कर ले। 10वीं एडजस्टमेंट देखिए, क्रेडिट सेल्स ऑफ 600 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्रेडिट सेल्स यानी डेटर में, अगर आपने बैड डेट्स कर लिए हो तो इसका मतलब गलत है, आपने बैड डेट्स की एंट्री ठीक नहीं की हुई। डेटर्स डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था, तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं जी 600 से, सेल्स में 600 ऐड कर, रिकॉर्ड नहीं किया। डेटर्स आपने वर्किंग नंबर 2 में बनाए हुए हैं, उसमें 600 डेटर्स में डेबिट होना है क्योंकि सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इट मीन कि हमने अमाउंट्स ठीक नहीं लिखी। मैं इसको ठीक करता हूँ, माई अपॉलॉजीज। यहाँ पे लिखेंगे अब सेल्स 600 से डेटर्स डेबिट हुए, तो ये हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा ना। हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, डेटर्स को डेबिट कर दिया, अब ये बैलेंस ठीक करना पड़ेगा हमें। इसमें रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ, 3800 और 600 इट विल बी 4400। 4400 में से ये माइनस कीजिए तो बताइए क्या बैलेंस आता है। एडजस्टेड बैलेंस 3495 ये बैलेंस आएगा। और अगर यहाँ पे बैलेंस गलत है तो इसका मतलब हमने बैड डेट्स की वर्किंग भी ठीक नहीं की होगी। यहाँ पे भी हमारे पास 3495
3495 आना चाहिए। 3495 में से स्पेसिफिक माइनस करेंगे तो जर्नल की सही अमाउंट बताइएगा। जर्नल बैलेंसेस 150 माइनस करने के बाद बताइएगा 3345। 3345 का 4% लेंगे तो हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस क्या आएगा? 4% लेंगे बताइए। 133, मैं 134 कर रहा हूँ, जिसको राउंडेड कर लेते हैं 134, तो ये हो जाएगा हमारे पास 284। अब काइंडली इसको ठीक कर लीजिए। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस जाना है हमारे पास यहाँ पे, ये जाएगा 284 क्लोजिंग बैलेंस। सारा कनेक्टेड होता है। एक एंट्री देखें गलत की है, कहाँ तक गलत ही गई है। अब क्रेडिट साइड का टोटल बताइए, करेक्ट टोटल क्या आएगा 284 के बाद? ये आएगा जी 981189। इसमें से 550 माइनस करें और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सही एक्सपेंस बताइए क्या आएगा? 639। काइंडली इसको ठीक कर लीजिए। 3 जगहों पे बैलेंस जाना है। डेटर्स का ठीक बैलेंस लिखें, इट्स 3495। डेटर्स में जाकर 3495 सही बैलेंस लिखना है, 3495। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस भी आप ठीक लिखें, सही वाला जो आया, विच इज 284 है, तो 284 लिखिए जी। ये भी ठीक हो गया हमारा। अब प्रोविजन एक्सपेंस में आपने बताया 639 आना है, तो एक्सपेंस में भी जाकर ठीक कर लें। प्रोविजन फॉर बैड डेट 639। जी ये गलती हमसे हो गई थी, एक एडजस्टमेंट हमने छोड़ दी थी, लेकिन करेक्शन होगी। अब इसके बाद क्या टोटल करने के नंबर है। टोटल करने का शायद एक नंबर होगा, ठीक है, लेकिन हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टोटल करके सही प्रॉफिट्स को तो बताने हैं ना। करें जी टोटल। नेट सेल्स का सही टोटल बताइए क्या आता एडजस्टमेंट्स के बाद? थ्री 7551। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करें 1400 की, तो नेट सेल्स का बैलेंस बताइए क्या आएगा हमारे पास? 36151 ये आता है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पे। ओपनिंग स्टॉक आ गया, वेजेस है नहीं, कैरेज इनवर्ड है नहीं, तो अब मुझे बेटा कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस बताइए। 2 अमाउंट्स ऐड हो रही हैं, 2 लेस हो रही हैं। टू 7980 माइनस करने के बाद बताइए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है? $8171। बहुत कम है जी ग्रॉस प्रॉफिट कारोबार का, इसका मतलब बड़ा टफ कंपटीशन है। अदर इनकम इसमें ऐड कर दें, ये 400 ऐड हो जाएगा। और एक्सपेंसेस देखते हैं, सैलरीज एंड वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 8500 एज इट इज़ आ जाएगा। रेंट रेट्स की एग्जैक्ट अमाउंट बताइएगा, ऐड करने के बाद रेंट रेट्स की अमाउंट क्या आती है? ये आ जाएगा 1447 1447। इलेक्ट्रिसिटी गैस 500 ऐड हो रहा है, 400 लेस हो रहा है, तो इट विल बी 3100। इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी 140। लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, डेप्रिसिएशन तीनों ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताइए क्या आएगा? तीनों डेप्रिसिएशन ऐड करके बताइएगा। बेटा 1 2
250 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, बैड डेट्स आ गए 639 के एज इट इज। अब बेटा इनको सबको टोटल कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया ना। प्रेजेंटेशन का कतन कोई इशू नहीं है। टोटल करेंगे यू विल गेट 26577। अब ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करें और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, मेरे पास लॉस आ जाएगा। नेट लॉस क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें एंड वी विल गेट 18006, लेकिन माइनस में आ जाएगा तो ये नेट लॉस है। इस नेट लॉस ने कैपिटल में से जाके माइनस होना है, तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर करें। नेट प्रॉफिट नहीं है जी हमारे इस कारोबार में, हमारे कारोबार में है नेट लॉस। तो कैपिटल में ये जी, इसकी जगह नेट लॉस लिख रहा हूँ। तो 18,006 से ऑनर का पैसा कम हो जाएगा। अब आए जी नॉन करंट एसेट्स। बताइए जी हमारे टोटल एसेट्स कितने आते हैं? नॉन करंट एसेट्स में 50,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46,000 बिल्डिंग का आ जाएगा। जब आप इक्विपमेंट में से ये माइनस करेंगे आसिफ कह रहे हैं 18006 आ रहा है। 37,500 में से ये माइनस करेंगे 18,750 तो आपके पास क्या आएगा? 18750। कार में से उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, 10,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13,500। ठीक है। टोटल नॉन करंट एसेट्स, ग्रैंड टोटल बताइए इन सब एसेट्स का टोटल क्या आता है? ग्रैंड टोटल बता दें मुझे तीनों को ऐड करके। 78,250, ये मेरे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए। अब आते हैं करंट एसेट्स में। डेटर्स के बैलेंस में से उसकी प्रोविजन माइनस करें तो क्या बैलेंस आएगा? $3211। कैश एट बैंक, इसको टोटल कर लें, 400 ऐड करें माइनस 47 करें तो हमारे पास कैश एट बैंक आ जाएगा 'सॉरी अब बताइए कैश एंड बैंक क्या आएगा? 1188। स्टॉक एज इट इज आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 4250। प्रीपेड भी एज इट इज आ जाएंगे 400। ग्रैंड टोटल करके करंट एसेट्स बताइए कितने के आते हैं? $9064। बेटा साथ साथ कैलकुलेशन करें ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए। टोटल एसेट्स बताइए, ग्रैंड टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करके टोटल एसेट्स बताइए कितने के आते हैं? $87,314। अब आते हैं लाइबिलिटीज वाली साइड पे। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस, बताइए क्या आता है? कैपिटल कितना बचता है इनको ओनर का? $76,794। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया कैपिटल। लोन एज इट इज 1000 ही आ जाएगा, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है।
करंट लायबिलिटीज का टोटल बताइए क्या आता है जी। $9520। ये जी ग्रैंड टोटल करें, कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल क्या आता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ग्रैंड टोटल कीजिए। $87,314 और एसेट्स का क्या था 87,314। बैलेंस शीट टैली, कोई खुशी की बात नहीं है, कोई एक एडजस्टमेंट भी ना करें तब भी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। ठीक है जी। अगर मैं स्ट्रैटेजी को देखूं, हमने एग्जाम इस पास पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल में स्ट्रैटेजी क्या रखी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीडिंग की है, पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं। हमने रीडिंग की है, ट्रायल रीडिंग। इससे हमें पता चला रेलिवेंट चैप्टर्स का पता चला, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो उसने चेक किए हैं। यानी IAS 2 का देखा, IAS 16 का देखा, एक्रूवल्स देखी, प्रीपेमेंट्स देखी, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, प्रोविजन देखा, और उसके बाद हमने देखा है, और क्या देखा जी हमने, यही चार मेन चैप्टर्स हैं। बैड डेट्स, वही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यही मेन चैप्टर्स हैं जो इसमें चेक करता है। वो आ गया IAS 16। हमने इसको सवाल को रीड किया, ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस के बाद हमने एडजस्टमेंट्स को रीड किया, एडजस्टमेंट्स की रीडिंग की। रीडिंग करते हुए हमने यस रेक्टिफिकेशन, प्राइमरी एंट्री भी कह सकते हैं। रीडिंग करते हुए हमने मार्क किया, मार्क एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमने एडजस्टमेंट्स को मार्क किया कि किस किस अमाउंट में एडजस्टमेंट होने की ज़रूरत है। ठीक है जी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हमने क्या किया, हमने पोस्टिंग की है, पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनटू किस किस में हमने पोस्टिंग की है, हमने पोस्टिंग की है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वेयर नो एडजस्टमेंट, जिस अमाउंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट कर दिया। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्टिंग की है वेयर बेसिक एडजस्टमेंट्स, बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं, ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं। और फिर हमने पोस्टिंग की है इनटू वर्किंग्स, वर्किंग में पोस्टिंग की है वेयर मेजर एडजस्टमेंट्स हैं। जैसे IAS 16 है, मैं ये कहता हूँ उसका लेजर बना लें, IAS 2 है, इसका लेजर बना लें। समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है, अगर इसमें कोई ज़्यादा एरर्स हैं तो बैड डेट्स का तो लाजमी बनाइए। ठीक है। हमने उनकी वर्किंग्स के अंदर अमाउंट्स को पोस्ट किया, वन अमाउंट एट वन प्लेस, एक अमाउंट को एक ही जगह पे हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है जी। उसके पोस्टिंग के हमें नंबर मिल गए। चौथे नंबर पे हमने क्या किया, एवरी एडजस्टमेंट इज टेकन एज सेपरेट क्वेश्चन एंड solved under one वर्किंग। एक ही वर्किंग में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। और लास्ट में हमने 5वें नंबर पे क्या किया, टोटलिंग की। बस ये काम था हमारा। इसी अप्रोच पे हम एक और फाइनल अकाउंट का सवाल आज करते हैं। इसमें चूंकि एडजस्टमेंट ज़्यादा थी, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सका। एक और सवाल करते हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकता है
जो हम कह रहे हैं कि आसानी से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैं यही सारा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। व्हाट विल बी द न्यू, ये देख लेते हैं कि नया क्या आएगा सवाल। मैंने इस क्वेश्चन में से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यही सॉर्ट आउट कॉपी कर लेनी। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और नीचे मैं पोस्ट करने लगा। यानी इसमें तो कोई इनोवेशन नहीं है, फॉर्मेट तो एज इट इज ही रहेगा। क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन भी ले आए, क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर का देखते हैं फाइनल अकाउंट का क्या है क्या। ले क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रायल बैलेंस। थोड़ा सा इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि रीडेबल फॉर्म में आ जाए, मगर कंप्रेस ही रहने दें ताकि हमें पता चल जाए कि अमाउंट्स कहाँ पे हैं। ट्रायल बैलेंस आ गया हमारे पास। अब इसकी एडजस्टमेंट्स भी ले आते हैं। सॉरी बच्चों, आपका कीमती टाइम मैंने लिया क्वेश्चन पास करने पे, सबड़ नहीं होता ना हमसे। माजरत चाहता हूँ कि आपका कीमती टाइम लग गया इस पे। अच्छा, इसके बाद हमने इसको पोस्ट किया था, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। ठीक है जी, अब मैं ऊपर से बैलेंस शीट भी ले आता हूँ। बेटा इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, आप कैपिटल पहले लिखना चाहते हैं कैपिटल पहले लिखें, एसेट पहले लिखना चाहते हैं एसेट पहले लिख लें, कतन कोई इशू नहीं है। ले जी, करने वाला काम क्या है, मैंने अपना टाइम सेव किया फॉर्मेट बनाने पे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो एवरी टाइम एवरी क्वेश्चन विल हैव सम चेंज इन आइटम, नाम चेंज होगा, साल चेंज होगा, वर्किंग चेंज हो जाएंगी, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल मैक्सिमम यही आएगा, जो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अदर इनकम्स जगह छोड़ी हुई है जी हमने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि यार नया बिजनेस है तो इसके अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, हर बिजनेस के सेम नहीं होते, तो इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिमूव कर दिए ताकि हम ये जगह इस्तेमाल कर सकें। बाकी फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा।
इस कारोबार का अपना प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी। मिस्टर इमरान, अब इनका नाम चेंज हो जाएगा, साल चेंज हो जाएगा। नॉन करंट एसेट रहेंगे, लेकिन ये जाहिर है नया बिजनेस है, कोई दूसरा बिजनेस है तो उसके एसेट्स चेंज हो जाएंगे। हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, हम अकाउंटेंट हैं, हमें जिस बिजनेस का ट्रायल बैलेंस देंगे हम उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। ये सोच के हमने करना है। करंट एसेट्स मोर और लेस सेम रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं रिमूव कर रहा हूँ जी, साथ साथ लिख लेंगे हमें जिनकी ज़रूरत होगी। बाकी फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे आएंगे, अमाउंट चेंज हो जाएंगी, कोई तब्दीली नहीं है। लोन देखेंगे अगर होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर लिख लेंगे। ये भी करंट लाइबिलिटीज़ में भी कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को ये ना लगे कि रटा लगाना हमने। ले कि मैंने फॉर्मेट वहाँ से ले लिया प्रीवियस क्वेश्चन से, कुछ टाइम हमारा सेव हो जाएगा ड्राफ्टिंग का। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना है। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ये नाम होता था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, अब नाम चेंज हो गया। बैलेंस शीट की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने खुद ही चेंज नहीं किया जी, ताकि आपको दोनों नाम पता हो। एग्जामिनर का पता नहीं है, पुराना एग्जामिनर पुराने नाम ही यूज़ कर लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पेपर बनाना होता है। कहते हैं मिस्टर हारून इज इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग रेडीमेड क्लॉथ। तो ट्रेडिंग का कारोबार है, हमारे कोर्स में ट्रेडिंग की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ट्रायल बैलेंस लिया 30 जून 2002 का। कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स बता दी, परचेजेस बता दी। जैसे ही परचेजेस नज़र आई मुझे, इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। करेक्ट। तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज हम वो करेंगे। तो IS2 का नॉलेज है ये। IS2 में हमें पता है परचेज अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। रेंट एंड रेट्स, इसका मतलब है कुछ हमसे एक्रूवल्स करवा सकता है। सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, यहाँ पे वो आमतौर पर एक्रूवल्स कराता है, तो एक्रूवल प्री पेमेंट से रिलेटेड है। सेल्स, बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट्स का चैप्टर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद डिस्काउंट्स, जर्नल एक्सपेंसेस, टेलीफोन, पोस्टेज। अब कैरेज भी दे दिया उसने आगे, कैरेज इनवर्ट आउटवर्ट नहीं लिखा हुआ। स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक दे दिया उसने क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। वेजेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग। इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी, इसका मतलब ये है ये नेट बुक वैल्यूज दी। ये वाला कारोबार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन नहीं करता, तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी एसेट के अकाउंट में। क्लियर है जी। नेट बुक वैल्यूज दी हैं। नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड, नो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरह से लिखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। तो हम डेप्रिसिएशन की फिर एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये हमने इसका पोस्टमार्टम किया। आप नीचे आते हैं एडजस्टमेंट्स में। तो द फॉलोइंग एडजस्टिंग इवेंट्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये सारे जो है इनको इनकॉर्पोरेट करना। उसने ये नहीं कहा कि रेलिवेंट को इनकॉर्पोरेट करें, उसने कहा जी सबको इनकॉर्पोरेट करें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड एट 30 जून वैल्यूड एट 64,000 इंक्लूडेड, इसमें शामिल है, इसमें क्या शामिल है जी, इंक्लूडेड इन स्टॉक वाज, इंक्लूडेड इन द स्टॉक वाज एन आइटम, 14,000 रुपये के आइटम्स हैं। द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ विच एस्टिमेटेड 12,500। तो ये क्या है, NRV टेस्टिंग का पूछा उसने, NRV टेस्टिंग। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में NRV टेस्टिंग की क्या एंट्री होती है आपको रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर डिक्रीज इन वैल्यू हो तो हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में NRV की वैल्यू को कम होने की क्या एंट्री है, कोई एंट्री नहीं होती, याद करें। तो इसलिए बेटा प्रीवियस नॉलेज ज़रूरी है। IS 16 में नया कुछ नहीं है, पुराना नॉलेज ही टेस्ट किया जाता है, लेकिन अंदाज थोड़ा बदलता है। फिर कहते हैं जी
अच्छा जी, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहीं पे दिया हुआ, इसी को ठीक कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। कोई ऊपर ट्रायल बैलेंस से लिंक करने की जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट्स में। कहता है प्लांट एंड मशीनरी इन द बुक्स एट 5000, किताबों में 5000 किताब प्लांट एंड मशीनरी थी, वाज सोल्ड फॉर 1900, सेल कर दी। इन पार्ट एक्सचेंज किए फॉर अ न्यू मशीन, नई मशीन से ऑन 13 जून 2002। नेट इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द मशीन, नेट इनवॉइस रिसीव हो गई, ठीक है जी, फ्रॉम द सप्लायर। कहते डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रीशिएट करें 10% पे, फर्नीचर एंड फिक्सचर को 15% पे। डेप्रीशिएट करें डेप्रीसिएशन, ये नहीं कहा डेप्रीसिएशन हैव बीन चार्ज, डेप्रीसिएशन पहले से लिखी जा चुकी है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने आपको ऑर्डर दिया डेप्रीशिएट, डिक्टेट कर रहा है आपको। अच्छा जी, उसको इतना गुस्सा ना करें, मैं कर देता हूँ डेप्रीशिएट। तो आपने डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन डेप्रीसिएशन से पहले ऊपर जो आपका एसेट बिका है और जो नया एसेट आया है उसकी एडजस्टमेंट्स लाजमी कर लें। उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है जी। तो हमने डेप्रीसिएशन करनी है, तो हमारे पास जो तीनों एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन उसने नहीं बताई हुई क्योंकि लैंड है इसलिए डेप्रीसिएशन नहीं कर रहा। प्लांट एंड मशीनरी पे हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर बी है, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट नंबर बी है। तो ये दोनों अमाउंट्स हमारी एडजस्ट होने वाली है। एक तो इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है, दूसरा एक डिस्पोजल है उसकी भी एंट्री करने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, एज ऑन जून 30, 2002 वेजेस पेएबल थी अमाउंटेड टू ₹2500। ये उसने क्या बताया जी, आपको एक्रूवल्स बता दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये भी उसने बता दिया, प्री पेमेंट्स बता दी। फिर कहता है सैलरीज पेबल अमाउंटिंग टू ₹3000, सैलरीज भी बता दी। जी बेटा, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, वेजेस पेबल 2500 रुपए की। तो ऊपर देखिए वेजेस कहाँ पे है, ये वेजेस दिए हैं, इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर सी लिखते हैं। ये अमाउंट ठीक होनी है, अभी इसमें अक्रूवल्स करनी है। फिर दिखा हुआ जी इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें प्री पेमेंट करनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे जाके एडजस्टमेंट नंबर सी लिख दें, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आ गया एडजस्टमेंट नंबर सी। ये भी अमाउंट ठीक होनी है जी, इसमें प्री पेमेंट करनी है आपने। उसके बाद सैलरीज पेएबल, सैलरीज के ऊपर भी आपने एक्रूवल्स करना है, तो सैलरी पे भी एडजस्टमेंट नंबर सी लिख दीजिए। दिस इज योर सैलरी एडजस्टमेंट नंबर सी, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स को ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं किन किन अमाउंट्स को ठीक होने की जरूरत है। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएट होनी चाहिए थी अप टू 5% ऑफ ट्रेड डेट्स, ठीक है। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अप टू 2% ऑन ट्रेड डेट्स, तो प्रोविजन भी करनी है आपने बैड डेट्स की और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड भी करनी है। तो प्रोविजन के लिए, प्रोविजन का कोई बैलेंस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ जी प्रोविजन का, पहली दफ़ा होगी, कर देते हैं जी, कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास अगर टेक्निकल नॉलेज चेक करें तो IAS 16 का उसने नॉलेज टेस्ट किया आपसे, IAS 16 के बारे में वो टेस्टिंग कर रहा आपकी, और एक उसने प्रोविजन का चैप्टर आपसे टेस्ट किया। 4 एडजस्टमेंट्स हैं टोटल। करना क्या है जी, हमने पोस्टिंग करनी है। नाम क्या है इनका, मिस्टर हारून, मिस्टर हारून लिखे, मिस्टर हारून फॉर्मेट में, बैलेंस शीट में भी मिस्टर हारून लिख दें। अब टाइम को अपडेट करें, किस पीरियड के लिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। पीरियड्स कहता है जी 30 जून 2002, 30/6/2002 लिख देता हूँ, 30/6/2002। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी एज एट 30/6/2002, ठीक है जी। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते रहेंगे।
जिन अमाउंट्स पे एडजस्टमेंट है उनको पहले ठीक करेंगे, फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे। सबसे पहले मेरे पास है कैपिटल है 180,000 का, नो एडजस्टमेंट, जाके कैपिटल में लिखते हैं 180,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग कैपिटल होता है जी ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। ओपनिंग कैपिटल में लिख दिया मैंने 180,000, इतना सा काम था। 0.25 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, हर एक सही पोस्टिंग के 0.25 मार्क्स। सवाल पे कंट्रोल करने का ये वाहिद तरीका है जी। उसके बाद है जी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स भी लिख रहे हैं, नो एडजस्टमेंट। जी बेटा लिखने लगा हूँ, ड्राइंग्स हैं 20,000 की, मेरी साथ साथ मैं काटता जा रहा हूँ अपने कंट्रोल के लिए। आप चाहें तो इसके साथ टिक करते रहें, टिक करते रहते हैं। ये अमाउंट लिख दी, ये भी अमाउंट लिख दी, 20,000 ड्राइंग्स में लिखी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। $20,000 ड्राइंग्स में लिख दिया मैंने 20,000, नो एडजस्टमेंट। ले ब्रैकेट, वापस आइए ट्रायल बैलेंस में। एक एक आइटम को पोस्ट कर रहा हूँ, आपके सामने किताब है तो आप ज़रा जल्दी कर लेंगे। उसके बाद है जी मेरे पास परचेजेस के बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखा ही नहीं मैंने साथ में। 118,000 परचेजेस में जाके लिख दूंगा। वन 118,000 परचेजेस के सामने लिख दिया, एडजस्टमेंट कोई नहीं है। नेक्स्ट इज परचेजेस के बाद वी हैव रेट एंड टैक्सेस, ये आएगा ऑपरेटिंग टैक्सेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1900, कोई चेंज नहीं है। रेट्स एंड टैक्सेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 1900। फ्री के मार्क्स मिलते जा रहे हैं 0.25 मार्क्स अगेंस्ट ईच पोस्टिंग। सैलरीज में वी हैव एडजस्टमेंट, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, इस पे हमने एक्रूवल करना है, एडजस्टमेंट नंबर सी है, तो सैलरीज के सामने 8,000, लेकिन इनर कॉलम में। क्लियर है। के बाद इलेक्ट्रिसिटी, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखें 6,000 की। नेक्स्ट देखिएगा वी हैव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, प्री पेमेंट्स करने हैं इंश्योरेंस की, तो इसको इनर कॉलम में लिखिएगा। इंश्योरेंस मेरे पास आ रही है जी 5,000 की, कितनी अमाउंट है इंश्योरेंस की, इट्स 6,000, ओके 6,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 6,000। नेक्स्ट आई एम हैविंग, कहते हैं जी बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट का बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस में से मिल गया, तो बैड डेट्स को हमने उसकी वर्किंग बनानी है, उसके लिए मैं वर्किंग नंबर 1, इसको वर्किंग नंबर 1 में लिखता हूँ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 1800, नहीं उससे पहले सेल्स है, सेल्स लिखे 150,000, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेल्स 150,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 150,000, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास बैड डेट्स, उसको मैं वर्किंग नंबर 1 में प्रॉपरली उसका ऑपरेशन करेंगे हम, वर्किंग नंबर 1 बना लें उसके लिए, ले जी वर्किंग नंबर 1, इसमें हम लिखते हैं जी बैड डेट्स, यहाँ पर हमने बैड डेट्स की वर्किंग बना के उससे मार्क्स लेने हैं, तो बैड डेट्स का एडजस्टेड बैड डेट्स अकाउंट बना लें। मुझे नहीं पता इसमें कोई एडजस्टमेंट है या नहीं, सिर्फ बैड डेट्स अकाउंट भी लिख लें, एडजस्टेड ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ये एडजस्टेड का वर्ड ख़त्म भी कर दें तो एग्जामिनर बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। हमारे पास इसका बैलेंस आ रहा है 1800, डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी, एक ही जगह पे लिख दिए। तो ये वो अमाउंट है जिसकी वर्किंग होनी है, तो उसको मैंने वर्किंग में लिखा, डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा। उसके बाद देखिए जी वी हैव
ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स के बाद ये भी हो गया जो बैड डेट्स, वी आर हैविंग डिस्काउंट्स। ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट बैलेंस है तो डिस्काउंट रिसीव्स है, ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव्स। तो इसके लिए भी लेजर बना लेंगे, ये भी बैड डेट्स से रिलेटेड ही हैं। इसी में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट्स की हेडिंग दे दें। क्योंकि हमने बैड डेट्स को भी प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफ़र करना होता है, डिस्काउंट्स को भी ट्रांसफ़र करना होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं वो डिस्काउंट अलाउड आता है, फिर रिसीव की प्रोविजन आती है। डिस्काउंट रिसीव की कोई प्रोविजन नहीं आती, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड होता तो फिर मैं लिखता, ये तो डिस्काउंट रिसीव है, अदर इनकम में आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा मानना नहीं है मुझे, कमज़ोर सा दिल है मेरा। डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1000 एज इट इज़ मैंने लिख दिया आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं, अदर इनकम में आ गए। इसके बाद वी आर हैविंग डिस्काउंट अलाउड होता तो फिर मैं डेफिनेटली उसका लेजर बनाता। उसके बाद है जी हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस हैं, 1200 रुपये के जर्नल एक्सपेंसेस लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो डायरेक्टली आउटर एक्सपेंस में, आउटर कॉलम में 1200। नेक्स्ट वी आर हैविंग टेलीफोन एक्सपेंसेस 7500 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे टेलीफोन 7500। नेक्स्ट देखिएगा वी आर हैविंग पोस्टेज। पोस्टेज क्या होता है? पोस्टेज का मतलब होता है ये जो आप TCS करते हैं, कोरियर चार्जेस, ठीक है। पोस्टेज 2200। अली ने लिख दिया मेरा टाइम सेव करने के लिए, ये अली मैं पोस्टेज लिख देता हूँ। पोस्टेज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 2200। बेटा अब कैरेज के साथ उसने ना इनवर्ड लिखा हुआ है ना आउटवर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आउटवर्ड समझूंगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैरेज, मैं आउटवर्ड लिख रहा हूँ, आउटवर्ड समझेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, टोटली एक्सेप्टेबल। पुराने ज़माने में थोड़ा सा एम्बिग्विटीज होती थी सवालों में, अब आपके एग्जामिनर बड़ा समझदार हो गया, अब एम्बिग्विटीज नहीं होती। तो मैं इसको कैरेज आउटवर्ड समझ रहा हूँ। अगर आपने इनवर्ड समझना है तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड के बाद थैंक यू अली, कैरेज आउटवर्ड के बाद हमारे पास है स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है हमें, BD बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। तो 45,000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, 45,000 क्लियर। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेजेस। वेजेस हमने ऊपर ही लिखनी है लेकिन इस पर एडजस्टमेंट नंबर C है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। 5000 है लेकिन इनर कॉलम में वेजेस ये नहीं जी 5000 लिख दिया, लेकिन इनर कॉलम में जब एडजस्टमेंट होगी तो ठीक अमाउंट आउटर कॉलम में लिख के उसको टोटल का हिस्सा बना लेंगे। वेजेस के बाद वी आर हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना डेप्रिसिएशन है। नॉन करंट एसेट्स में डायरेक्टली हम इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। डेप्रिसिएशन उसने नहीं करानी, रेट ही नहीं दिया हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगा 35,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है 35,000। कोई एडजस्टमेंट होती तो मैं उसको ठीक करके फिर लिखता आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वी आर हैविंग, हमारे पास कोई एक डिस्पोजल भी था, वो किसका था जी, प्लांट एंड मशीनरी। इसके लिए मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। इसका डिस्पोजल है 20,000 का, इसको मैं लेजर में ले जाता हूँ। वर्किंग नंबर 2 बना लेते हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। सारा प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 2 में, ताकि एग्जामिनर एक ही जगह पे जाए, मेरी वर्किंग्स देख के मुझे मार्क्स दे दें। वर्किंग नंबर 1 मैंने सारी बैड डेट्स के लेजर जितने भी बनेंगे यहीं पे बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ जगह छोड़ कर वर्किंग नंबर 2, जिसमें डेप्रिसिएशन IAS 16 लिख देता हूँ मैं, या फिक्स एसेट्स लिख दें।
फिक्स एसेट्स ने नॉन करंट एसेट्स लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो हमें हमारे रेफरेंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्किंग्स कम हो जाएंगी, एक ही जगह पे हमें मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना देते हैं। एडजस्टेड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट एंड मशीन, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इसलिए मैं इसका लेजर बना रहा हूँ। बाकी मुझे लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अमाउंट थी हमारे पास 20,000, मैं लिख देता हूँ अनएडजस्टेड बैलेंस। जब इसमें डिस्पोजल हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो ठीक अमाउंट हम ले जाएंगे। ठीक है जी, तो ट्रायल बैलेंस में से ये अमाउंट उठा के हमने वर्किंग में लिखी थी। तो ये बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपकी जजमेंट बनेगी, किन अमाउंट्स को डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में लिखना है, वर्किंग में लिखना है, किन अमाउंट्स को डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। ये आहिस्ता से इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो दूसरा सवाल कर रहे हैं, 10-12 सवाल करेंगे तो यू विल बी एक्सपर्ट। फिर आप कहेंगे इससे आसान टॉपिक ही कोई नहीं, फ्री के नंबर देते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, फर्नीचर एंड फिक्चर हैं 10,000 रुपये के, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो इसको डायरेक्टली मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख सकता हूँ। यही स्किल मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ ताकि आप इसको लर्न करें। इसी तरह से इसी तसलसल से आप अपने सवालों को सॉल्व करें। तो फिक्चर एंड फिटिंग पे क्योंकि एडजस्टमेंट डिस्पोजल नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है, वो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। आपको ये ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से पता चलेगा जब कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्नीचर एंड फिटिंग नॉन करंट एसेट्स में लिख रहा हूँ, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है इसकी, इसलिए मैं इसका अलग से लेजर नहीं बना रहा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसकी अमाउंट है मेरे पास 10,000, लेकिन इसके ऊपर जो जगह छोड़ी है वो थी प्लांट एंड मशीन की। प्लांट एंड मशीन के लिए हमें वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देना एग्जामिनर को, वहाँ से अमाउंट आएगी यहाँ पे, तो जाके वर्किंग नंबर 2 में आपकी कैलकुलेशंस देख लेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल है, इस पता नहीं कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, हमने लिखा तो नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा जा सकता है। अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट होती तो मैं इसका अलग से लेजर बनाता। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिखते हैं जी बैलेंस शीट में, इसमें से प्रोविजन इसकी माइनस हो जाएगी। करंट एसेट्स में आके डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस है जी इट्स 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसमें से माइनस होता है बेटा प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स। इसके लिए हमने एग्जामिनर को रेफरेंस देना है। एग्जामिनर साहब वर्किंग नंबर 1 देख लिया मेहरबानी करके, वो वर्किंग नंबर 1 से जाके देख लेगा जो आप अमाउंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ट्रेड क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली जाके करंट लायबिलिटीज में लिखें। कैश एंड बैंक में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दोनों को लिख देते हैं, एक को करंट लायबिलिटी में, एक को करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आएगा हमारे पास कैश एंड बैंक, उसने इकट्ठे करके दे दिए दोनों अमाउंट्स, मर्जी है उसकी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 18700। दूसरा हमने क्रेडिटर्स का सोचा था कि इकट्ठे ही लिख लेते हैं, तो उसने ट्रेड क्रेडिटर लिखा हुआ, तो मैं भी ट्रेड क्रेडिटर लिख दूँगा। ट्रेड क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट इज 20,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस के जितने नंबर थे वो मुझे मिल गए। दीज आर वेरी इजी मार्क्स, ये सारे बच्चे आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं इसको काउंट करूँ इस सवाल में तो 0.25 के लिहाज से देखते हैं हमारे कितने नंबर बन गए। बेटा ये मार्क्स हमने सिक्योर करने होते हैं पेपर में। इसकी अमाउंट्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 5.5 नंबर आपके पेपर में हो गए हैं। अभी आपने कोई एक भी एडजस्टमेंट नहीं की, ठीक है जी। 5.5 नंबर आउट ऑफ 15 मार्क्स, 5.5 नंबर आ गए। बाकी 9.5 नंबर किसके हैं? इन 4 एडजस्टमेंट्स के हैं। तो बेटा इसी तरह पेपर में हर एडजस्टमेंट को एक अलग ट्रीटमेंट देके उसके मार्क्स सिक्योर करें। एडजस्टमेंट नंबर ए में देखिए क्या कहता है, फॉलोइंग एडजस्टिंग इवेंट्स नीड टू बी। अब मुझे दोबारा 12 बैलेंस पर जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप अपने सवाल को सॉल्व करता जा रहा हूँ।
टॉप बॉटम अप्रोच से जो जो आता जा रहा है उसको उसकी जगह पे लिखता जा रहा हूँ। इस तरह से बेटा पहला सवाल करते हुए थोड़ी सी दुश्वारी पेश होती है, लेकिन जब आप 3-4 क्वेश्चंस इस सीक्वेंस में करते हैं तो आपका पूरे क्वेश्चन पे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे ना कंट्रोल बन जाता है। तो फाइनल अकाउंट में चूंकि मल्टीपल टॉपिक्स आए होते हैं तो स्टूडेंट्स का कंट्रोल नहीं बन पाता, तो हमने इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट इसलिए किया कि हमारे सवाल पे कंट्रोल बना रहे, कभी भी ये हमारे हाथ से निकल ना पाए सवाल। हमने इसको ओपन कैसे करना है एडजस्टमेंट्स को, फिर उसके बाद क्लोज कैसे करना है, फिर बैलेंस शीट्स के टोटल्स कैसे करना है। तो दिस इज द ओनली मेथड जिससे हमारा क्वेश्चन के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली अपना कंट्रोल रहे। अब हमने अलग सवाल समझना है हर एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट नंबर ए के लिए हमने अलग से वर्किंग करनी है क्योंकि इसमें एनआरवी टेस्टिंग है, तो कर लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड एडजस्टमेंट नंबर ए, इसके लिए वर्किंग नंबर 3 बनाइए। वर्किंग नंबर थोड़ा सा नीचे क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी आनी है, वर्किंग नंबर 3 बना लेता हूँ। वर्किंग नंबर 3 बता दें एग्जामिनर को जी आपकी जो एडजस्टमेंट नंबर ए है ना उसको यहाँ पे कर रहा हूँ। IS2 भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिख देंगे। जेनेरिक वर्ड लिखना है ताकि उसकी सारी वर्किंग्स हम एक जगह पे बना सकें। एडजस्टमेंट नंबर ए से उसको पता चल गया मेरी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहा है। IS2 की इन्वेंट्री है ये भी पता चल गया। मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट ही ले आता हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ठीक है ना मोहम्मद अली, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा आपको। चलिए एडजस्टमेंट क्या थी, हम इसको एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में तो आपके सामने होगा ना ये। मैं यहाँ से एडजस्टमेंट ले आता हूँ आपके लिए। ये एडजस्टमेंट आ गई, हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। हमें कहते हैं जी स्टॉक एंड ट्रेड हैज ए सेपरेट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। स्टॉक एंड ट्रेड एज ऑन June 30, 2002 वैल्यूड एट 64,000, ये हमारे स्टॉक की वैल्यू है। इंक्लूडेड इन द स्टॉक, इसमें शामिल है विच वॉज एन आइटम कॉस्टिंग 14,000 रुपये की आइटम शामिल है जिसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 12,500 है। तो हमने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर रिकॉर्ड करना होता है। तो NRV टेस्टिंग के नाम से तो हम क्या करते होते हैं जी, सबसे पहले हम आइटम्स लिख लेते हैं। यहाँ स्टॉक कह लें इसको, उसकी कॉस्ट का कॉलम बना लें। कॉस्ट के बाद आप उसकी NRV लिख लें। उसके बाद हम लोअर पे रिकॉर्ड कर लेते होते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, इस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हमारा स्टॉक टोटल कितना 64,000 का, टोटल 64,000 का है। इसमें से उसने ब्रेकअप क्या दिया है, कॉस्टिंग 14,000 रुपये, 14,000 रुपये का स्टॉक अलग कर दिया उसने। 14,000 रुपये यहाँ पे लिख दें। 64 में से जो 14,000 रुपये का स्टॉक है वो माइनस करेंगे, यू विल गेट 50,000 स्टॉक। ठीक है, 2 तरह का स्टॉक हो गया। इसकी NRV उसने बताई नहीं हुई, उसकी कॉस्ट भी NRV नहीं बताई हुई, तो मैं किस पे रिकॉर्ड करूँगा, इसको 50,000 पे रिकॉर्ड करूँगा। इसकी NRV उसने नहीं बताई, यकीनन ज़्यादा होगी इसीलिए नहीं बता सका। 14,000 वाला जो स्टॉक है उसकी NRV कितनी है 12,500। मैंने किस पे रिकॉर्ड करना है, लोअर पे, तो 12,500 पे रिकॉर्ड करूँगा। तो मेरे स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी जी 62,500। अब यहाँ पे बेटा IS2 का नॉलेज देखें। आप जब उसके चैप्टर पे जाएंगे ना, NRV की जो अकाउंटिंग है उसमें देखिए, हमने गौर से देखना है, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है और एक परपेचुअल है। पीरियोडिक में देखें NRV की वैल्यू में कमी आएगी तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करनी। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता तो यस मुझे इसकी डबल एंट्री करनी पड़ती। डबल एंट्री क्या करता मैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में हमारे पास IS2 का नॉलेज कैसे हमें रिलेट करना है। ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से करके आ जाए, हमने देखना परपेचुअल सिस्टम है या पीरियोडिक, उसके मुताबिक डबल एंट्री करनी है। तो हमारे इस सवाल में पीरियोडिक तक कोई डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू में कमी आई, वैल्यू में कितनी कमी आई है जी 1500 की कमी आई है।
तो अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो मैं ये एंट्री पास करता, लिहाजा हमारा ये यहाँ पे सिस्टम नहीं है तो हमने कोई एंट्री नहीं पास करी, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को हमने कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना है, माइनस करेंगे वहाँ से करंट एसेट में लिख देंगे 62,500। ठीक है जी, तो ये हम क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे 62,500 62,500। एग्जामिनर को बताइए जो मैंने काम किया वर्किंग नंबर 3 में किया, क्यों नहीं बेटा इसमें एंट्री करने की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए ऑलरेडी स्टॉक मेरा ठीक हो गया, 64,000 का था, मैंने ऑलरेडी कम कर दिया, इसलिए कोई अलग डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो पीरियोडिक में अलग से डबल एंट्री नहीं करता। 62,500 मैंने क्लोजिंग स्टॉक में लिखा, करंट एसेट्स में भी यही लिखूंगा। ये है जी वर्किंग नंबर 3 में से 62,500 डबल एंट्री एडजस्टमेंट की काम खत्म। ये मैंने IS2 का काम खत्म कर दिया, नीचे मैंने वर्किंग बना दी उसको वर्किंग के मार्क्स के लिए, और जो वर्किंग की अमाउंट्स है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट कर दी। हमने सीखा भी ऐसे ही है, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमने सीखा, साथ ही हमने देखे उसका एक्सट्रैक्ट बना दिया। उसको कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होना चाहिए था, करंट एसेट्स में आना चाहिए था, तो उसका एक्सट्रैक्ट भी साथ ही बना दिया। क्लियर जी? तो बेटा सेल्फ रिविजन्स करना ज़रूरी है, पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करें, उन चैप्टर्स को ही यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। फाइनल अकाउंट खुद तो बहुत आसान है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब नीचे एडजस्टमेंट्स देता है वो बेसिकली आपके प्रीवियस चैप्टर्स का नॉलेज टेस्ट करता है। अब देखिए बी एडजस्टमेंट में कहता है प्लांट एंड मशीनरी कैरिड इन बुक वैल्यू एट 5,000 was sold for 19,000 in part exchange for a new machine costing 4,200 on 13 जून 2002। ले जी ये उसकी बुक वैल्यू, तो उसने डिस्पोजल किया, तो डिस्पोजल की एंट्री मैं नीचे जहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ वहीं पे ले भी आता हूँ एडजस्टमेंट को। हम इसको सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर देते हैं IS 16 का नॉलेज अप्लाई करके। ये एडजस्टमेंट थी जी, कहता है जी 5,000 रुपये का आपने ऊपर बताया हुआ उसने एडजस्टमेंट्स करनी है, रिक्वायर्ड टू बी मेड, इसका मतलब उसने अपनी बुक्स में नहीं की। जब आप एडजस्टमेंट्स की हेडिंग पढ़ेंगे ना उसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड, यानी ये एडजस्टमेंट्स आपने करनी है, रिक्वायर्ड है आपसे कि आप करें। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, उसने कर दी होगी तो फिर नीचे बताता ही ना क्या एडजस्टमेंट करनी है। जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल की एंट्री करें। अगर आपने डिस्पोजल की एंट्री करनी हो, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, क्या करते हैं जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बन नहीं रही इसमें, तो एसेट क्रेडिट होगा। एसेट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो जहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बन रही तो प्लांट एंड मशीनरी अपनी बुक वैल्यू से क्रेडिट होगा, तो उसने बुक वैल्यू दी हुई है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो नहीं सकती क्योंकि बनाई नहीं हुआ अकाउंट। ठीक है जी, वाज सोल्ड फॉर 1900। अब आपने कैश कितना पे किया, आपको कितना कैश पे करना पड़ा। कैश कैसे निकालेंगे जी? कैश हमारे पास निकलता है आपके एसेट की वैल्यू 5,000 माइनस जितने का आपका एसेट किया, बाकी पैसे क्या है वो आपने पे करने हैं। नेट इनवाइस है तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा, इनवाइस रिसीव हुई है, अकाउंट्स पेएबल। कितनी अमाउंट से जी? 3,100। देखें ना इनवाइस रिसीव हुई है, इनवाइस का मतलब उधार हो गया ना। अगर कैश पेड या रिसीव लिखा होता तो हम वो लिखते, इनवाइस रिसीव हुई है तो इसका मतलब है उधार कर लिया उन्होंने। अब नया एसेट कितने का आया? नए एसेट की वैल्यू लिखिए जी, नया एसेट आया 4,200 का। न्यू एसेट आ गया आपके पास प्लांट एंड मशीनरी न्यू, वो आया जी 4,200 का। बताइए जो लॉस हुआ है या गेन हुआ इस ट्रांजैक्शन से, विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड ग्रेटर और क्रेडिट साइड ग्रेटर?
तो कितनी अमाउंट का लॉस होगा, डेबिट साइड कितनी अमाउंट से शॉर्ट है बताइए। बेटा हम कौन से साल के अकाउंट्स बना रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हम बना रहे हैं 2002 ना, 30 जून 2002। जून 2002 के अकाउंट्स बना रहे हैं। ओके जी, ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए। हमारे पास लॉस आ जाएगा अमाउंटिंग टू ₹3900 का। ओके जी, 3900 लॉस ऑन डिस्पोजल। बेटा ये देखें, इसमें ट्रांजैक्शन हुई है 13 जून को, ठीक है। जब उसने बेचा है 13 जून को तो एसेट कितने का था, 5000 रुपये का था। अब अकाउंटेंट साहब को पता नहीं चला कि एसेट बिक गया हुआ है, तो उन्होंने डेफिनेटली आधे महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी, ठीक है। या डिस्पोजल में, अगर डिस्पोजल मंथ में नो डेप्रिसिएशन है, अगर इसकी आप पॉलिसी रखें, आमतौर पर यही पॉलिसी होती है, नो डेप्रिसिएशन इन डिस्पोजल मंथ एंड फुल डेप्रिसिएशन इन एडिशन मंथ। अगर आप इसमें देखें तो अकाउंटेंट साहब ने आखिरी महीने की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी है, तो हमारे पास जो बुक वैल्यू है 5000 की बजाय अब एक महीना चूंकि उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी है, तो हमने इसकी बुक वैल्यू कम करनी है, तो डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करेंगे। हमारे अकाउंटेंट साहब ने ज़्यादा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी है एक महीने की, तो जो बुक वैल्यू थी उस पर हमने लेके आना अपने एसेट को, ठीक है जी। 13 जून पे अगर उसकी बुक वैल्यू 5000 है, तो हाफ महीने की या एक महीने की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी हो तो वो कैसे करेंगे, वो कैलकुलेट करना सीखना था हमने। करना चाहें तब भी ठीक है, ना करना चाहें तब भी ठीक है। तो एक महीने की डेप्रिसिएशन हमारे पास बनती है जी कर लें जी, डेप्रिसिएशन करेक्ट नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल डेट। क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल डेट, ठीक है जी। नहीं बेटा ठीक है, ऐसे ही है। आपने करेक्ट डिस्पोजल की वैल्यू निकालनी है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ आखिरी महीना के आपका जून 2002 की डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना है। 5000 वाज इन नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज फॉर द मशीन प्लांट एंड मशीनरी 10% था, इंटू एक मिनट, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है जी, ठीक है बेटा। ज़रा इसको एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़िएगा। कहते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी कैरिड इन द बुक्स 5000, आपकी बुक्स में अभी तक कैरिड है, यानी अगर मैं इसके ट्रायल बैलेंस पे आऊँ, ट्रायल बैलेंस में 5000 प्लांट एंड मशीनरी की ये जो अमाउंट है ना, इसके अंदर 5000 शामिल है जो कि बिक चुका है, अकाउंटेंट साहब को पता ही नहीं है, और अभी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं हुई। ये बिका कब है, ये 12वें महीने में बिका है, तो इसकी जो बुक्स में वैल्यू आ रही है 5000, वो तो ओपनिंग WDV आ रही है, ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट साहब ने कैलकुलेट ही नहीं की हुई। तो कहता है बुक्स में जो 5000 का आ रहा है एसेट, वो आपने बेच दिया हुआ है,
लेकिन अकाउंटेंट्स आपको पता ही नहीं है, लिहाजा इसकी अभी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं हुई। तो इसका करेक्ट नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 11 महीने की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। कैलकुलेट करें क्या आती है जी डेप्रिसिएशन 11 महीने की। $458, फार्मूला वही जी, WDV on BD dates of BD, WDV opening WDV मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। तो ओपनिंग WDV थी 5000, उसके साथ 10% रेट अप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 11/12 किया, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो करेक्ट नेट बुक वैल्यू क्या आएगी? नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एसेट एट डिस्पोजल डेट, वो क्या है? वो आ जाएगी आपके पास 5000 ओपनिंग डेट की WDV माइनस इस साल की डेप्रिसिएशन 11 महीने की। तो सही उसकी WDV क्या आएगी बताइएगा? 4542। तो 4542 लेंगे आप यहाँ पे 4542। इसके नीचे आप उसको नोट नंबर 1 बता दें। नोट नंबर 1 हेडिंग दे दें, नोट नंबर 1 जी, मैंने भी साथ ही कैलकुलेट किया। अब बताइए लॉस क्या आएगा? ये था जिसमें टेक्निकल पॉइंट। तो ये लॉस ही आएगा ना जी, बताइए क्या आता है? अकाउंट्स पेबल भी ठीक कर लेना, ये भी ठीक कर लें। ये 5000 नहीं, अब आपका एसेट की नेट बुक वैल्यू थी 4542, इसमें से 1900 माइनस करेंगे, ये 3100 भी अपडेट हो जाएगा। 3100 की बजाय देख बताइए क्या आएगा? 4542 में से जब 1900 रुपये माइनस करेंगे, कैश पेड का फार्मूला क्या होता है? माई अपॉलॉजीज, आई फॉरगॉटन। कैश पेड का फार्मूला होता है जी, जो आपने नया एसेट खरीदा, न्यू एसेट कॉस्ट माइनस ट्रेड इन वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लें, आप किसी मोबाइल शॉप पर गए हैं, आप नया एसेट खरीदना चाहते हैं, अपना पुराना मोबाइल दे के नया मोबाइल लेना चाहते हैं। आपने अपना पुराना मोबाइल दिया, वो कहता है जी मैं पुराना मोबाइल आपका कितने में लूँगा? 1900 में लूँगा। हमारे सवाल में 1900 में ट्रेड इन वैल्यू बताई हुई है, पुराना मोबाइल 1900 में लूँगा। आपने कहा अच्छा जी नया मोबाइल कितने का? वो कहता है जी नया मोबाइल है 42,000 का। 42,000 का आपका 4200 का नया मोबाइल है, 1900 रुपये का पुराना लिया, तो कैश कितना आपको पे करना पड़ेगा? 2300। बेटा मैंने बुक में से देखा, तो आई जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट। तो नया एसेट आपको मिला 4200 का, पुराना एसेट आपका लिया उन्होंने 1900 रुपये का, 2300 रुपये आपको इनवॉइस मिल गई है, तो ये अकाउंट्स पेबल में आएगा 2300। वर्किंग इसकी आप एग्जामिनर को दिखाएंगे 4200 माइनस 1900, काइंडली नोट कर लीजिए जी। ये हमने जब सवाल किए थे ना फाइनल अकाउंट के, वहाँ भी सीखा हुआ है, IAS 16 के क्वेश्चंस में सीखा हुआ है। अब बताइए लॉस ऑन डिस्पोजल क्या आएगा? 2642। तो ये आ गया जी लॉस ऑन डिस्पोजल। अब इस एंट्री को पोस्ट करना है। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में देखिए 4200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया जी? इसको डिस्पोजल अकाउंट लिख दें या न्यू एसेट लिख दें। न्यू एसेट लिख लें, डिस्पोजल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो एसेट आपका चला गया वो कितने में गया जी? उसकी नेट बुक वैल्यू थी 4542,
4542 का आपका एसेट चला गया डिस्पोजल अकाउंट में। इसके लिए एग्जामिनर को वर्किंग का रेफरेंस है, वी हैव वर्किंग नंबर नोट नंबर 1, ये हमारा पुराना एसेट चला गया। ये भी नोट कर लिया। लॉस ऑन डिस्पोजल कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लॉस ऑन डिस्पोजल ये आपने किया जी वर्किंग नंबर 2 में 2642। एग्जामिनर को रेफरेंस दे दिया, रेक्टिफाइड एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। वर्किंग नंबर 1 है ये, वर्किंग नंबर 2। ओके जी, ये भी पोस्ट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी भी पोस्ट हो गया। अकाउंट्स पेबल में 2300 रुपये आएंगे, इसको भी अकाउंट्स पेबल में 2300 रुपये को मेंशन करें। करंट लायबिलिटीज अकाउंट्स पेबल 2300 कहाँ से आया जी? वर्किंग नंबर 2 में। एग्जामिनर जाके देख लें, हमने डबल एंट्री की हुई है। तो ये डिस्पोजल और एक्सचेंज थ्रू डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज की हमने डबल एंट्री पास कर दी। तो यही पूरे सवाल में मुश्किल कॉन्सेप्ट था। हो गया जी सॉर्ट आउट। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर की 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन नोट नंबर 2 बना लें जी। करंट लायबिलिटी में लिख दिया जी अकाउंट्स पे। मैंने कहाँ लिखा? अकाउंट्स पेबल, माय अपॉलॉजीज 2300। आप लोग सामने बैठे हो ना, तो हमारे लिए ज़रा आसानी होती है। सामने नहीं बैठे हुए, कभी कहीं पे मूव करना पड़ रहा है। नोट नंबर 2 में है। चले जी नोट नंबर 3 बनाइए, नोट नंबर 2 बनाइए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। पहले कैलकुलेट करते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी। बीडी एसेट्स पे करें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो बीडी एसेट्स थे हमारे पास 20,000 के, उसमें से माइनस करना है जो डिस्पोजल हो गया 5,000 का डिस्पोजल माइनस किया। WDP ऑफ ऑल बीडी एसेट एक्सक्लूडिंग WDP ऑफ डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय रेट इसका था जी हमारे पास सवाल में 10%। और ये बाकी के एसेट्स पूरा साल रहे 12/12। बताइए क्या डेप्रिसिएशन आती है बीडी एसेट्स? 1500। उसके बाद है जी एडिशन की कर लें। एडिशन, एक नया एसेट ख़रीदा हमने 4200 का, मल्टीप्लाई बाय रेट 10%। जिस महीने में ख़रीदा पूरे महीने की डेप्रिसिएशन 1/12। बताइए क्या आएगी डेप्रिसिएशन? $35। जगह कम है इसलिए मैंने फार्मूला लिखा जी। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लें। डिस्पोजल 5000 हमने ऊपर से ये माइनस किया था, मल्टीप्लाई बाय रेट इज 10%, मल्टीप्लाई बाय 11 महीने इसको इस्तेमाल किया, 12वें महीने की डेप्रिसिएशन हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास। हमने भी कैलकुलेट भी किया 458। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी प्लांट एंड मशीनरी की? तीनों को ऐड कर लें 1993। ये आगे टोटल डेप्रिसिएशन। डबल एंट्री पास करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट कर रहा हूँ 1993। डेप्रिसिएशन की वजह से एग्जामिनर को बताएं नोट नंबर 2 में किया। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। प्लांट एंड मशीन, इसकी वर्किंग मैंने की है एग्जामिनर साहब नोट नंबर 2 में, या वर्किंग नंबर 1 भी लिख सकते हैं। अमाउंट वाज 1993। दूसरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, वो है हमारे पास एडजस्टमेंट में बताया हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर की 15%। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन WDP
सिर्फ BD एसेट्स हैं इसमें, ना एडिशनल एंड डिस्पोजल है। WDV कितनी है जिसकी डेप्रिसिएशन 10,000 इसकी WDV थी, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया गया 15% इंटू 15% इंटू 12/12, तो ये इसकी डेप्रिसिएशन बताइए क्या आएगी फर्नीचर की 1500। तो थोड़ा सा जगह की मैनेजमेंट का इशू हो गया, बट नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, डबल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दें, वर्किंग तो हमने बनाई नहीं, डायरेक्टली इसी में से क्रेडिट कर दें -1500, ये हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नोट नंबर 2 में है 1500, डबल एंट्री कंप्लीटेड। जी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट होगी, जो कि सवाल का मेन हिस्सा था। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का हमने एक सेपरेट सवाल के तौर पे इसको सॉल्व किया और इसको पोस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर C देखिएगा जी, आसान। अब ये देखिए मिक्स क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आसान होती हैं, कोई थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं। अब इसमें देखिए एज ऑन जून 30, 2002 कहता है वेजेस पेबल 1500, इसका अक्रूवल करेंगे। जी मोहम्मद अली सही कह रहे हैं। वेजेस पेबल डबल एंट्री, वेजेस डेबिट और अक्रूड वेजेस क्रेडिट, तो वेजेस में इसको डेबिट करें प्लस 2500 है। क्वेश्चन नंबर 2 था जी, लेट मी हैव बुक। वेजेस हैं जी हमारे पास अक्रूवल, यस 2500 वेजेस अकाउंट डेबिट एंड अक्रूड वेजेस में आके क्रेडिट करें। करंट लायबिलिटीज अक्रूड वेजेस, ये हमने अक्रूवल कर दिया 2500 के। नेक्स्ट कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज प्रीपेड। अब आपने वाज प्रीपेड, प्री पेमेंट करनी है जी 1000 का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। इंश्योरेंस में से 1000 निकालें, उसको प्रीपेड में लेके जाइए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस 6000 की लिखी है, इसमें से 1000 निकाला, ये हमने एक्सपेंस को क्रेडिट किया और डेबिट करना है अपने करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। ठीक है जी, उसके बाद है जी लास्ट में हमारे पास थर्ड अक्रूवल उसने इसी सवाल में दी हुई है। कहते हैं जी सैलरीज पेबल अमाउंटिंग टू 3000। अब सैलरीज की अक्रूवल करें, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड सैलरीज क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस प्लस 3000, इसमें 3000 ऐड करें एंड अक्रूड सैलरीज में लिख दीजिए क्रेडिट करके करंट लायबिलिटीज में अक्रूड सैलरीज। ठीक है जी, तो ये हमने अक्रूवल्स भी कर दिए 3000 रुपये के। तो इस फाइनल अकाउंट के सवाल में ये अक्रूवल के मार्क्स उसने रखे हुए थे। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड अप टू 5% ऑफ द ट्रेड डेट्स। चलें जी, ट्रेड डेट्स का बैलेंस है, उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई बैड डेट्स की, तो वर्क इसमें नोट नंबर 3 बना लें। नोट नंबर 3 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पहले बिजनेस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं बनी हुई, तो पहली दफ़ा बन रही है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस तो कोई नहीं होगा ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर अगर मैं बनाऊं, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है जी, BD बैलेंस नहीं है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बताई नहीं हुई, तो हमारे पास गुड प्रोविजन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो सब क्या है जनरल। जनरल में 1800, रेट उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है जी 5%, तो प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, इसका 5% लेंगे तो 900 18,000 है जी डेटर्स।
डेटर्स का बैलेंस हमारे पास शेयर रिसीवेबल 40,000 है जी, 1800 नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 40,000 आना था ना यहाँ पे, जो 40,000 के जब आप 5% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,000 आएगा। ओके, नहीं 2000 आ गया। इस 2000 को हम कहाँ पे लिखते हैं? प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस में लिखते हैं, CD बैलेंस 2000। इसको नोट नंबर 3 बता दीजिए, मैंने वहाँ पे वर्किंग बना दी है इसकी, मुझे आता है। बैड डेट्स को इसमें ट्रांसफ़र करें। बैड डेट्स को जब प्रोविजन में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा 1800, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपली था 1800 यहाँ पे आ गया। कहाँ से आया? बैड डेट्स में से। टोटल हो जाएगा जी 3800। ये 3800 में जाना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है जी। लेकिन उसने कहा जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड भी बनाए, तो बना देते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसका लेजर बनाए, BD बैलेंस इसका भी कोई नहीं है, नील, सिर्फ CD बैलेंस आएगा। इसके लिए मैं बना देता हूँ जो नोट नंबर 4 बनाते हैं, CD बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, डेटर्स का बैलेंस आपने अभी बताया विच वाज 40,000। इसमें से माइनस करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस, वो भी हमने कैलकुलेट किया 2000। वो माइनस करने के बाद भी है 38,000। इस 38,000 पे रेट अप्लाई करना है तो CD बैलेंस आ जाएगा। CD बैलेंस ऑफ प्रोविजन का आ जाएगा हमारे पास 38,000 मल्टीप्लाई बाय 2% अप्लाई करेंगे तो वी विल हैव 760। ओके, 760 इज द बैलेंस। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 760 CD बैलेंस। कहाँ से आया? नोट नंबर 4 से। एग्जामिनर साहब नीचे देखिए, डिस्काउंट अलाउड था कोई नहीं, ये सारे का सारा बैलेंस अब 760 जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो ये देखिए यहाँ से अब आप एक्सट्रैक्ट समझिए, हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं। बैड डेट्स का तो कुछ भी नहीं जाना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और 2000 जाएगा CD बैलेंस ऑफ प्रोविजन, CD बैलेंस ऑफ प्रोविजन करंट एसेट्स में जाएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 12 बैलेंस उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भेजिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये आप इसको बताएं जी, वर्किंग नंबर 1 में किया हुआ, एग्जामिनर साहब को रेफरेंस दें, वहाँ से वो देख लेगा। 3 लेजर्स बने हुए हैं, इस लेजर में से 3800 आया, तो 3800 लिख दें यहाँ पे। डेटर्स में से जो माइनस होगा बैलेंस, वो भी वर्किंग नंबर 1 में से आएगा 2000। इस 2000 को डेटर्स में से माइनस करें, करंट एसेट्स 2000 ये माइनस कर दिया आपने। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ये भी वर्किंग नंबर 1 में आपने बनाई हुई है। 760 आपने अभी बताया बैलेंस, ये माइनस कर दिया 760, और ये 760 कहाँ पे चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, वर्किंग नंबर 1 760। ये देखने साथ ही बच्चा एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। हमने प्रोविजन के सवाल को, प्रोविजन के एडजस्टमेंट को एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व किया, ठीक है, यही मेथडोलॉजी रखिएगा, सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व किया, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट बना दीजिए। तो हमने एक्सट्रैक्ट मतलब रेलिवेंट अकाउंट्स, रेलिवेंट जगह पर उसको प्लेस इन कर दें, तो आपको वर्किंग के मार्क्स भी मिल जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें हमसे उसने तीन चैप्टर्स के बारे में पूछा, 4। एक चैप्टर उसने IAS 2 के बारे में पूछा, दूसरा उसने IAS 16 का पूछा, तीसरा उसने एक्रूवल प्री पेमेंट्स का पूछा, चौथा उसने हमसे बैड डेट्स के बारे में पूछा। तो जब हमारे से वो इकट्ठे चैप्टर्स पूछता है तो हमें फाइनल अकाउंट मुश्किल लगता है, जबकि है नहीं। 150,000 अब हमने टोटलिंग करनी है एंड पे,
वेजेस आ जाएंगे वो आपके पास 7500 की। कैरेज इनवर्ड नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो बताइए जी नेट कॉस्ट ऑफ सेल क्या आती है, इस बैलेंस को टोटल करके बताइए। सॉरी, ये जी टोटल बताइए क्या आता है। वन जीरो, दो आंसर आ रहे हैं, 108,000। ओके जी, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए कितना आता है जी। 42,000 से ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से इसमें अदर इनकम ऐड करनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको भी टोटल कर लेंगे 11,000, इसको टोटल करेंगे इट विल बी 5,000। उसके बाद कोई और तो नहीं रहता टोटल वाला? नहीं जी, कोई नहीं रहता। इन सारे एक्सपेंसेस का ग्रैंड टोटल बता दीजिए। इसका जो ग्रैंड टोटल है ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। करें जी, ग्रैंड टोटल क्या आता है? $501.95, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, तो मुझे बताइए नेट प्रॉफिट या लॉस क्या आता है हमारे पास। अगेन वी आर हैविंग लॉस 71। अली चेक करें आपने क्या गलती की है, 7195। अगेन वी आर हैविंग नेट लॉस। ठीक है जी। बुक में अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो ये 47,000 का डिफरेंस आएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे आउटवर्ड एज्यूम किया, बुक में इसको इनवर्ड एज्यूम किया। नेट प्रॉफिट पे कोई नहीं फर्क आएगा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क आएगा। कोई इशू नहीं है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो मैंने दोनों ऑप्शन से कर दिया। एक ऑप्शन से सोल्यूशन में है और एक ऑप्शन से मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। नेट प्रॉफिट इज द सेम। अब ये जो नेट लॉस है ये कैपिटल में से जाके माइनस हो जाएगा। करें जी, इसको कैपिटल में से माइनस करें, ये आएगा 7195 माइनस हो जाएगा। आप बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए। बिल्डिंग पहले से ही आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग नंबर 2 में से बैलेंस आएगा। वर्किंग नंबर 2 में इसका बैलेंस बताइए। देखा ना, डबल चेक लगाया हुआ था, बचत हो गई है। ये हो जाएगा जी 24,200। इसमें से दोनों माइनस करें, डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल, तो सीडी बैलेंस बताइए क्या आएगा। 17665। ये जो 17665 है इसने ऊपर जाना है 17665 एग्जामिनर के लिए हमने रेफरेंस लगाया हुआ है। फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा 1500, माइनस करेंगे 8500। तो टोटल नॉन करंट एसेट्स बताइए क्या आते हैं आपके पास, ग्रैंड टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। $61,165, ये आगे नॉन करंट एसेट्स। अब आइए करंट एसेट्स का टोटल बताइए। $119,440। अब बेटा ग्रैंड टोटल करें, टोटल एसेट्स कितने बनते हैं, टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का ग्रैंड टोटल 180,605। ठीक है जी।
अब आइए कैपिटल एंड लायबिलिटी वाली साइड पे करेंगे टोटल। ओपनिंग कैपिटल में से नेट लॉस माइनस करें, ड्राइंग्स माइनस करें और बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या आता है हमारा। $152,805 ये आ गया हमारा कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, करंट लायबिलिटीज का टोटल करें, उसका बैलेंस बताइए क्या आता है। $27,800 और ग्रैंड टोटल कर लीजिए जी, टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। $180,605। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज का बैलेंस। तो बैलेंस शीट भी आपस में क्या हो गया, मैच हो गई। ठीक है, तो बेटा छोटे छोटे प्रेजेंटेशन के इश्यूज रहते हैं, कोई इशू नहीं है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़े, वो आहिस्ता से हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। एयर मतलब EIR बता 180,606 आता है। अच्छा जी, 606 है, 605 है, 605 है। क्या कहना चाह रहे हैं अभी, मुझे समझ नहीं आई बच्चे। होमवर्क ले लें बेटा अपना, होमवर्क। अब आपने पास पेपर्स के फाइनल अकाउंट के होमवर्क हम दोनों पैरेलल चलाएंगे बेटा। सर एग्जाम में ये क्वेश्चन लास्ट पे करें, नहीं बेटा अभी देखिएगा, हम मोहम्मद अली 10-12 सवाल करेंगे तो हमारी बड़ी स्पीड हो जाएगी। अभी हम 1 घंटे में सवाल कर रहे हैं, 1.25 घंटे में, क्योंकि मैंने साथ में सिखाना भी होता है। फिर मैं बोलता हूँ आप कैलकुलेशन करते हैं। आप जब खुद से इसको करेंगे आहिस्ता से, ये आधे घंटे पे आ जाएगा आपका सवाल, हाफ आवर में इसने सॉल्व होना है। ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये तो मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, फिर आपकी अमाउंट का इंतज़ार करता हूँ, फिर जाके मुझे 1 घंटा 10 मिनट लग रहे हैं। अगर मैं खुद से सॉल्व करूँगा शायद 20-25 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आपके इन कॉन्सेप्ट्स में और रवानगी में स्पीड आएगी, तो आप इसको 30-35 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, नो इशू। अब बेटा आपने फाइनल अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल अकाउंट का सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज लिटिल लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 2 सवाल ये हैं आपने जो होमवर्क में करने हैं, और रेक्टिफिकेशन के 15 से आगे 1-2 सवाल कर लीजिएगा। रेक्टिफिकेशन का डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, हम दोनों चैप्टर्स को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़े उनकी कंसोलिडेशन में हमें आसानी रहे। तो रोज़ाना की बेसिस में हमारे पिछले लेक्चर्स रिवाइज होते रहेंगे। जी आमना बेटा, हम इंशाल्लाह सारे पास पेपर रेक्टिफिकेशन के डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कल शुरू ही रेक्टिफिकेशन से करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।